नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आपने देखा है कि बजट आ चुका है, हमारा पूर्ण बजट है। और चुनाव के पहले आपने देखा होगा कि अंतरिम बजट आया हुआ था। बजट क्या होता है? बजट का सीधा सा अर्थ है खर्च और कमाई का पूरा गुणागणित, या फिर आप लोग साधारण भाषा में कहें तो लेखा जोखा होता है। केंद्र सरकार जो पेश करती है बजट, उसको हम यूनियन बजट, आम बजट या फिर केंद्रीय बजट कहते हैं, क्योंकि यह बजट पूरे देश को लेकर बनाया जाता है। और जैसे हम लोग अपने घर का बजट बनाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार सरकारें भी बजट बनाती हैं। और देखिए आप लोग स्टूडेंट हैं, घर से बाहर रहते होंगे, तो आप भी तुम महीने का बजट बनाते होंगे कि इतना आ रहा है, अगले महीने में इतना खर्च हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए बजट में कितनी आमदनी होगी, कितना व्यय खर्च होगा और बचत कितनी होगी, यह सब शामिल रहता है। और साधारण शब्दों में कहें तो बजट में आमदनी और खर्च का हिसाब रखा जाता है। और देखिए हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है कहीं भी। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 112 में। या आप देखिए यह दूरदर्शी बजट हमारे समाज के हर वर्ग का उत्थान करेगा और उसे सशक्त बनाएगा और सभी के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। और इस बजट का बड़ा फोकस देश के किसान है। यह बजट किसानों को समृद्धि के मार्ग पर लेकर जाएगा। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब, समृद्धि का पथ। तो नीतिगत निरंतरता, सुधार का संकल्प और नए अवसरों का सृजन, इन सूत्रों के साथ मोदी सरकार की तीसरी पारी की शुरुआत विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की स्वाभाविक अपेक्षाओं के साथ हुई है। आम बजट 2024-25 अगले 5 सालों के भावी पथ की झलक देने के साथ वर्तमान चुनौतियों से निपटने की राह भी दिखाता है। किसी बड़ी आकर्षक और चर्चा का विषय बनने वाली घोषणा के बिना बजट ने आर्थिक प्रगति और खुशहाली के 9 आधार भी बताए और उन पर आप देखते हैं कि उन पर चलने की राह भी, और नई पीढ़ी के लिए नए अवसर पैदा करने के साथ ही कृषि और किसानों के कल्याण की प्रतिबद्धता को और अनुकूल औद्योगिक वातावरण के निर्माण के कदम एवं सशक्त समृद्धि और संभावना वाले भारत का आधार तैयार करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यह बजट राष्ट्र सर्वोपरि की धारणा को मजबूत करने के साथ ही देश के उन क्षेत्रों पर और अधिक ध्यान देने का भरोसा दिलाता है जो प्रगति में पीछे रह गए और लंबे समय से सहारे समर्थन का प्रतीक्षा कर रहे थे। अब आप देखिए शिक्षित समाज के लिए, तो इसकी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और देख सकते हैं जो अगर आपको दिखाई ना दो। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम पर वहां। तो सुशिक्षित समाज, तो शिक्षा, रोजगार व कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान। ये आप लोग पॉइंट जो है ना, फैक्ट है ना, इन्हें भी याद रखिएगा। आंकड़े 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। 5 वर्ष में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है। स्वस्थ समाज, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने को आप देखेंगे कि 90,958.63 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान 80,517.62 करोड़ से 12.96% अधिक है। ये पूछ लेगा कि इस बार बजट कितना दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय को और पिछले बार से कितना अधिक है, कितने परसेंट अधिक है, तो 12.96% अधिक है। कैंसर के इलाज से जुड़ी 3 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क हटाए गए और पहले इन पर 10% का शुल्क था, इसमें ये दवाएं सस्ती होगी अब। जनसंख्या नियोजन, तो आप देखेंगे कि 4.1 करोड़ युवाओं को 5 साल में 2 लाख करोड़ का के आवंटन से मिलेगा रोजगार। और आप देखेंगे कि मुद्रा योजना के तहत लोन लेने की सीमा को 20 लाख किया गया। इसमें रोजगार का सृजन होगा। शहरों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये आप देखते हैं कि 100 साप्ताहिक बाजार स्थापित करने की घोषणा की गई। नारी सशक्तिकरण, तो महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन। कामकाजी महिलाओं के लिए महिला छात्रावास स्थापित करने की भी घोषणा। बजट में महिला विशेष कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की रूपरेखा तैयार की गई। गरीबी उन्मूलन, तो पीएम गरीब कल्याण योजना 5 साल के लिए बढ़ी। शहरों में प्रभावशाली और पारदर्शी रेंटल हाउसिंग मार्केट तैयार की जाएगी और इससे किराया
के लिए किराए के लिए आप देखिए घरों की उपलब्धता बढ़ेगी। औद्योगिक श्रमिकों के लिए पीपीपी मॉडल से छात्रावास जैसी सुविधा व्यवस्था की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण तो कॉपर, लिथियम और जैसे दुर्लभ खनिजों का उत्पादन बढ़ाने और उनकी रिसाइकलिंग करने और विदेश में ऐसे खनिजों के अधिग्रहण के लिए मिशन की शुरुआत होगी। परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की साझेदारी से भारत स्मॉल रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। जल संरक्षण तो जल स्रोत, नदियों के विकास, गंगा की सफाई के लिए 30,233.83 करोड़ रुपए का आप देखते हैं कि प्रावधान किया गया। पिछले वर्ष आप देखिए 19,516.92 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ये भी आप देखेंगे। और आप देखेंगे 48,021 लाख करोड़ रुपए का पेश किया गया आम बजट 2024-25। कितना? 48,21 लाख करोड़। सस्ते हुए कुछ फोन और चार्जर, चिकित्सा उपकरण, चमड़े का सामान, एक्सरे ट्यूब, प्राकृतिक ग्रेफाइट प्राकृतिक तेल। और महंगे क्या क्या हुए? पीवीसी फ्लेक्स, वेनर शीट, गार्डन अम्ब्रेला, प्रयोगशाला रसायन, सौर सेल या फिर सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए सौर गिलास, दूरसंचार उपकरण। और बिहार और आंध्र प्रदेश को बड़ा तवज्जो दिया गया है। ये आप देखते हैं कि कितना 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा विभिन्न योजनाओं के लिए बिहार को देगी केंद्र सरकार। 15,000 करोड़ रुपए का केंद्रीय मदद इस साल आंध्र प्रदेश को मिलेगी। एक तो आप सभी जानते हैं कि जो ये सरकार चल रही है इसमें सबसे बड़ी भागीदारी किसी की है? तो बिहार की है और आंध्र प्रदेश की है। बिहार के में आप देखते हैं कि उनके सहयोगी कौन है? नीतीश कुमार हैं। एक बार बिहार देख लीजिए। ये आप देखिए बिहार है, पटना इसकी राजधानी है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। किससे लगती है? नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल हो गया। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राजेंद्र अर्लेकर यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बिहार आपका। एक आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश है और इसके लिए तो आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश को भी दिया गया। अमरावती इसकी राजधानी है और आप देखेंगे कि इसकी सीमा किससे? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में कितनी? 175 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं, विधान परिषद भी जिसमें 58 सीटें हैं। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। सैयद अब्दुल नजीर यहाँ के क्या है? राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। 6% किया गया सोने चांदी के आयात पर सीमा शुल्क, पहले 15 था। तो महिलाओं के लिए अच्छी खुशखबरी आप लोग कह सकते हैं। 100 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी एमएसएमई को। और आप देखिए 26,000 करोड़ रुपए का विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव की बात हो रही है। अब आप देखिए विकास को नई ऊंचाई, समाज के हर वर्ग को शक्ति देगा बजट। मोदी जी कह रहे हैं मध्यम वर्ग को सशक्त बनाता और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है यह बजट। देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा ये आप देख लीजिए। नई कर प्रणाली में मौजूदा प्रणाली आय देखिए 0 से 3 लाख रुपए तक 0, 3 से 6 लाख रुपए तक 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख रुपए से ज्यादा 30%। अब नया जो स्वरूप आया हुआ है 0 से 3 लाख रुपए तक 0%, 3 से 7 आप देखते हैं कि 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, और आप देखते हैं कि 10 से 12 लाख रुपए तक 15%, और 12 से 15 इसमें आप देखिए 20 लाख, और 15 से लाख से ऊपर 30% लगेगा। ठीक है, ये आप देखिए ये आप देखेंगे समृद्ध युवा। तो आप देखिए लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बने बेरोजगारी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने इस बजट में कई प्रमुख घोषणाएं की हैं। 2 लाख करोड़ रुपए के रोजगार व कौशल प्रशिक्षण पैकेज से युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का जो लोन मुहैया कराने की बात हो रही। समृद्ध किसान, तो बजट में किसान और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय को आप देखेंगे कितना 1,77,566.19 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। किसानों की आय एवं फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 32 फसलों की 109 किस्में जारी की गई हैं, और आप देखिए की जाएंगी। अगले 2 वर्षों के दौरान 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। समृद्ध शहरों को विकास का इंजन होना चाहिए।
इस सोच के साथ आप देखते 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों का विकास किया जाएगा। अंतरिम बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च का ऐलान किया गया और जिसे मंगलवार को आप देखते हैं कि प्रस्तुत किए गए बजट में कायम रखा गया और इसके लिए राज्यों को 1.50 लाख करोड़ रुपए बिना ब्याज के आप देखिए देने की घोषणा की गई है। समृद्ध उद्योग, ये आप देखिए तो मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन के लिए 100 शहरों में प्लग एंड प्ले वाले औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की गई। इसके साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड बनाया जाएगा और जिसमें आप देखिए 100 करोड़ रुपए तक के लोन की गारंटी होगी। समृद्धि खजाना तो हर महीने 1.50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी संग्रह, सरकारी कंपनियों से मिलने वाले लाभांश में भारी वृद्धि का असर सरकारी खजाने पर साफ दिख रहा है। वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को 4.9% पर सीमित करने की बात कही है और अगले वित्त वर्ष में आप देखिए 2025-26 से में घाटे को 4.5% तक लाने का विश्वास जताया गया। इसके साथ ही कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क भी हटाया गया। अब देखिए राजकोषीय घाटा क्या होता है। मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि इकोनॉमी की और अर्थशास्त्र की किताबें आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ लीजिए? जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके जो टर्म होते हैं, इस तरह के शब्द होते हैं, उनके बारे में आप लोग जान पाएंगे। देखिए राजकोषीय घाटा सरकार की आय में उसके व्यय की तुलना में कमी है या सरकार की कुल आय उसके द्वारा किए गए कुल व्यय के बीच का अंतर है। इस अंतर को सरकारी उधारी से पूरा किया जाता है और राजकोषीय घाटे की स्थिति तब उत्पन्न होती जब सरकार अपने संसाधनों से अधिक खर्च कर देती है और ये आप देखेंगे इसमें अच्छी बात है। इस समृद्ध सोच तो आम बजट से में बड़े सुधारों की तरफ बढ़ने की सरकार की मंशा तो दिखाती है, लेकिन आप देखिए इसका तरीका बदला नजर आता है। वह भूमि जैसे अटके सुधारों को लेकर अब केंद्र के स्तर पर कम और राज्यों की तरफ से अधिक कदम उठाने की आप देखते हैं कि प्रोत्साहन करना चाहती है। सरकार ने परोक्ष तौर पर यह भी संकेत दे दिया कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मंशा नहीं है उनकी। राजनीति तो बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार पर विशेष ध्यान सटीक राजनीति को प्रदर्शित करती है। आंध्र में सत्तारूढ़ तेदेपा राजद की सबसे बड़ी साझेदारी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जदयू है जो बिहार में सरकार चला रही है। ऐसे में दोनों राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोल दिया है। पूर्वोदय योजना के जरिए केंद्र सरकार की नजर अन्य राज्यों में राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने की भी है। ये देश कैसे बदल रहा है और आने वाले समय में देश में किस तरह के बदलाव आएंगे, ये आप देखते हैं कि इन आंकड़ों से जानिए। 9 आधार करेंगे बेड़ा पार। भारत के पास एक बड़ी युवा आबादी है, उपजाऊ जमीन है। यह भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अगले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे हम, और हमारे पास ऐसे सभी जरूरी संसाधन हैं जिसकी मदद से हम 2047 तक विकसित देश बन सकते हैं। केंद्र सरकार ने बजट में ऐसे 9 क्षेत्रों की पहचान की है जो आने वाले समय में भारत को विकासशील से विकसित देश की कतार में खड़ा करेगा। जो आपको बता चुका हूं 48.21 लाख करोड़ कुल बजट रहा है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। बाकी आप देखते हैं कि ये सब अपनी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं लोग। तो आप देखिए जो सत्ता पक्ष होगा वो तारीफ करेगा बजट की, जो विपक्ष होगा वो कमियां गिनाएगा, कोई आलोचना करेगा। तो इसी क्षेत्र तो सदी के छठे दशक में भारत में अनाज की किल्लत हुआ करती थी। हम अपनी जरूरतों के लिए अनाज आयात करना पड़ता था। आज का भारत न सिर्फ अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों की अनाज की जरूरत को भी पूरी कर रहा है, और इस लिहाज से भारत के कृषि क्षेत्र में ने शानदार सफलता दर्ज की है। हालांकि हम अभी कृषि क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं को पूरी तरह से दोहन नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले दिनों में नीतिगत बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे जिससे कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगी। और 45.0% भारतीय काम कर रहे हैं मौजूदा समय में कृषि में। 18.1% योगदान कर रहा है देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र। यही आप लोगों को याद रखना है। और जब आप लोग इस तरह के टॉपिक पर क्या करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो इन आंकड़ों को उपयोग आप लोग बता दिया करिएगा। कौशल विकास तो आप देखिए भारत के पास युवाओं की एक बड़ी आबादी है। ये युवा शिक्षित हैं, लेकिन बहुत से युवाओं के पास आधुनिक अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से स्किल नहीं है, कौशलता नहीं है। हर 2 स्नातकों में से एक के पास नौकरी के लिए जो जरूरी स्किल है आने वाले समय में युवाओं को रोजगार
परक शिक्षा के साथ जोड़ा जाएगा। 51.5% युवाओं के पास नौकरी के लिए जरूरी स्किल नहीं है। जो योग्यता चाहिए वो योग्यता नहीं है, एक तरह से आप कहिए। 60.0% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है भारत में। ये आंकड़े याद रखा करिएगा। मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, तो आने वाले समय में केंद्र सरकार मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर फोकस करेगी। इसके तहत उन लोगों को की शिक्षा और रोजगार पर विशेष जोर दिया जाएगा जिनको अभी तक विकास का फायदा नहीं मिल पाया है। और सरकार देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करना चाहती है और देश तेजी से तभी आगे बढ़ सकता है जब विकास का लाभ हर व्यक्ति को मिले। इसके तहत सरकार आदिवासी समुदाय को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए विशेष प्रयास भी करेगी। मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवाएं, एमएसएमई सेक्टर की मजबूती आने वाले वर्षों में भारत की ग्रोथ को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। इसके लिए राज्य और स्थानीय स्तर पर नियमों को कम किया जाएगा। एमएसएमई अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। वित्तीय संसाधनों की कमी, पुराने पड़ चुकी टेक्नोलॉजी और लंबी श्रम सुधार एमएसएमई सेक्टर की प्रमुख चुनौतियां हैं। 45.0% योगदान है एमएसएमई का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। 50.0% हिस्सेदारी है जीडीपी में एसएमई सेक्टर की। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आर्थिक विकास की गति बढ़ाने और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अहम भूमिका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सरकारी निवेश के साथ निजी क्षेत्र का निवेश जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ने से लोगों को नौकरियां मिलती हैं, उनकी आय बढ़ती है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर आप देखिए निवेश की जरूरत है। केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन खर्च कर रही है। आने वाले वर्षों में खर्च और बढ़ाया जाएगा। और शहरी विकास, तो रोजगार और शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर लोग ग्रामीण इलाकों से शहरों में आ रहे हैं। ऐसे में सरकार शहरों को ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले केंद्र के तौर पर विकसित होगी। और इसके अलावा शहरों में आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। नवाचार, शोध एवं विकास, केंद्र सरकार देश में नवाचार, शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सुविधाएं मुहैया कराएगी। दुनिया के विकसित देश नवाचार और शोध एवं विकास पर बड़े पैमाने पर संसाधन खर्च कर रहे हैं। ऐसे में युवाओं की प्रतिभा का दोहन करने के लिए नवाचार और शोध एवं विकास का मजबूत इकोसिस्टम जरूरी है। ऊर्जा सुरक्षा, तो भारत में 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 33 से 35% तक घटाने और स्वच्छ ऊर्जा आधारित बिजली की हिस्सेदारी 40% तक बढ़ाने का वादा किया गया है। और आप देखते हैं केंद्र सरकार इसके लिए सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा सहित स्वच्छ ऊर्जा के दूसरे विकल्प पर जोर देगी। आर्थिक सुधार, तो 1990 में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू होने के बाद देश में कई आर्थिक सुधार किए गए। इसी का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के लिए भूमि सुधार और श्रम सुधारों को लागू करने का समय की जरूरत है। एक काम और आपको करना है, देखिए बजट भाषण है ना जो केंद्रीय मंत्री जी का, उसे जरूर आप लोग सुन लीजिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना 7वां बजट पेश किया। बजट में सरकार विकास का रोड मैप पेश करती है। इसमें आकार की प्राथमिकताओं का भी पता चलता है। और ये आप देखते हैं कि वित्त मंत्री जी ने क्या कहा। निर्मला सीतारमण है हमारी वित्त मंत्री। निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट सहित लगातार 7 बजट पेश करने वाली देश की पहली मंत्री बन गई। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। निर्मला सीतारमण मोदी सरकार में 2014 से 2019 के बीच वाणिज्य और रक्षा मंत्री रह चुकी। वे कर्नाटक से राज्यसभा की सदस्य हैं। चलिए याद रखिए। अजय सेठ आप देख लीजिए, सचिव हैं आर्थिक मामले विभाग के। कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी अजय सेठ आर्थिक मामलों विभाग के सचिव हैं। उन्होंने मंत्रालयों की मांग को लेकर समन्वय और बजट दस्तावेज का मसौदा तैयार करने सहित बजट की अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभाई। सेठ को भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने का श्रेय दिया जाता है। आप लोग भी बनेंगे तो आप लोग भी करेंगे। टीवी सोमनाथन, ये आप देखिए वित्त सचिव है। टीवी सोमनाथन वित्त मंत्रालय में सभी सचिवों में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। वे प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ बजट से जुड़े विचार विमर्श के लिए अहम कड़ी हैं। वे 2019 में वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव बने थे और 2021 में उन्होंने वित्त सचिव बनाए गए थे। सोमनाथन आप देखिए तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी। संजय मल्होत्रा सचिव हैं राजस्व विभाग के। राजस्थान कैडर के 1990 बैच के अधिकारी हैं संजय मल्होत्रा, राजस्व सचिव हैं। बजट प्रक्रिया में मल्होत्रा पर कर राजस्व बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाले रहे। और संजय मल्होत्रा जीएसटी काउंसिल की बैठकों में राज्य और केंद्र के हितों के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए काम करते हैं। जीएसटी 2017 में आया था
तुहिन कांत पांडे सचिव हैं दीपम। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे के पास विनिवेश के लक्ष्य को अंतिम रूप देने और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लाभांश के जरिए संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी है। और आप देखिए कि तुहिन कांत पांडे उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनकी देखरेख में एयर इंडिया का सौदा हुआ था। विवेक जोशी संघीय वित्तीय सेवाएं विभाग से जुड़े हुए हैं। ये आप देखिए, विवेक जोशी वित्त मंत्री की बजट टीम में नए सदस्य हैं। वे नवंबर 2022 को वित्तीय सेवाओं विभाग के सचिव के तौर पर वित्त मंत्रालय में आए थे। और विवेक जोशी हरियाणा कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनसंख्या रह चुके हैं। वी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। वी अनंत नागेश्वरन आप देखिए मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए हैं। और सीईए अर्थशास्त्रियों की टीम के साथ आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है। आमतौर पर विश्लेषक आर्थिक सर्वेक्षण से ही अनुमान लगाते हैं कि बजट किस दिशा क्या होगी। और 2022 में सीईए का प्रभार संभालने वाले नागेश्वरन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से एमबीए किया है और इस स्टैनबर्ग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पीएचडी की डिग्री ली हुई है। अब चलिए ये आंकड़े देख लीजिए। ये आप देखिए बाजार के बोल तो केंद्रीय वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण खत्म होती सेंसेक्स में बड़ी गिरावट देखी। हालांकि बाद में बाजार संभल गया। ये आप देखिए 8 बार गिरावट दर्ज है शेयर बाजार में पिछले 10 वर्षों में। बजट के दिन 106 अंक की गिरावट दर्ज की गई सेंसेक्स में 2024 के अंतरिम बजट के दिन। और 4.7% आप देखते हैं कि बजट के साथ बंद हुआ निफ्टी 2021 का बजट पेश होने के। ये आप देख सकते हैं 4.0% की रेंज में निफ्टी ने उतार चढ़ाव रहा है बजट देने के दिन पिछले वर्ष के दौरान। चलिए देख सकते हैं आप लोग। ये 7,300 करोड़ आवंटित किए गए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए। ये आप देखिए जो योजनाएं हैं ना, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद पहुंचाती है। 21,336 करोड़ का आवंटन मेट्रो परियोजना के लिए। 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य। 8,000 करोड़ आवंटित किए गए अमृत मिशन पर। 2015 में शुरू किया गया था मिशन। 86,000 करोड़ की धनराशि मिली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए। 60,000 करोड़ आवंटित किए गए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए, जो 6,000 रुपए मिलते हैं ना, उसी की बात हो रही है। 2,000 रुपए की किस्त। ये आप देख लीजिए विकसित देशों के मुकाबले भारत का खर्च। तो स्वास्थ्य पर खर्च जीडीपी का अमेरिका में 16.6%, जर्मनी में 12.2%, जापान में आप देखिए 11.5%, भारत में 2.6%। जब स्वास्थ्य में आप लोग कमियों पर कुछ लिख रहे हैं ना, तो बजट का उल्लेख कर दिया करिएगा, अमेरिका से तुलना कर दिया करिएगा। शोध एवं विकास पर खर्च की देख रहे हैं तो इजराइल 4.9%, स्विट्जरलैंड 3.2%, अमेरिका 3.0% और भारत 0.7%। ये आंकड़े वहां भी बता सकते हैं। शिक्षा पर खर्च, अब आप देखिए जितना शिक्षा पर खर्च करोगे उसी हिसाब से शिक्षा रहेगी। भारत 3.0%, अमेरिका 5.0%, कनाडा 5.5%, जर्मनी 4.8%। 9 वर्षों में दुगनों से अधिक हो गया है सर्विस सेक्टर का निर्यात। 158 वित्त वर्ष 2014-15 में था, 341 अरब डॉलर में हो गया वित्त वर्ष 2023-24 में। ये आप देखिए ये बजट एक नजर में देख लीजिए। ये विषय हो गया ये, और ये आप देखिए 2022-23 में वास्तविक और 2023-24 में अनुमान और इस संशोधित अनुमान, और 2024-25 में आप देखिए बजट अनुमान है। तो राजस्व प्राप्तियों की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कितना 2022-23 की बात हो रही है। 23 लाख आप देखिए 83,206। ये सभी राशि करोड़ में है, ये भी याद रखिएगा। कैसा है? करोड़ में आपको देखने को मिलेगा। 23,83,206 करोड़, ठीक है। और अनुमान 2023-24 में 26,32,281 और संशोधित अनुमान 2023-24 में ये आप देखिए 27,28,412। और अभी बजट में कितना अनुमान लगाया गया 2024-25 में? 31,29,200। कर राजस्व की बात करें तो याद रखिए 2022-23 के लिए वास्तविक है इस लाइन में, इस श्रेणी में। और ये आप देखिए 2023-24 का अनुमान पहले है, फिर संशोधित अनुमान है,
और ये 2024-25 का बजट अनुमान है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कर राजस्व की बात करें तो 20,97,786 करोड़, और अनुमान की इसमें देखें तो 23,30,631 करोड़। फिर आप देखिए 23,26,554, और अभी बजट अनुमान कितने में 25,83,499। कर भिन्न राज्य ये आप देखिए 2,85,421 करोड़, और फिर आप देखेंगे ये अनुमान 3,01,650 करोड़। फिर संशोधित अनुमान ये आप देखते हैं कि 4,01,888 करोड़। अभी आप देखते हैं बजट अनुमान 2024-25 में 5,45,701 करोड़। पूंजी प्राप्तियों की बात करें तो आप देखेंगे कि 18,09,951, और आप देखते 18,70,816, 17,14,130, और अभी आप देखिए बजट अनुमान 2024-25 में ये 16,91,312। ऋणों की वसूली की बात करें तो 26,161, ये आप देखिए अनुमान की बात करें तो 23,000, और संशोधित अनुमान में 27,338, और अभी बजट अनुमान लगाया गया कितना 28,000। अन्य प्राप्तियों में 46,000, 35, 61,000, 33,122, 50,000। उधार और अन्य देवता में आप देखते हैं कि 1 लाख कितना, ये 17,37,750, 17,86,816, और 16,000 आप देखते हैं कि 16,53,870, 16,13,312। ये आप देखिए बजट अनुमान 2024-25 में कुल प्राप्तियां तो ये 93,157, ये वास्तविक 2022-23 की है, और 2023-24 में अनुमान 45,03,097, और संशोधित अनुमान 44,42,542, और अभी बजट अनुमान कितना है 2024 में ये 48,20,512। कुल व्यय ये आप देखिए, इसमें आप देखेंगे कुल व्यय में क्या क्या रहेगा, राजस्व खाते पर और आप देखेंगे कि पूंजी खाते पर। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि 41,93,157, 45,03,097, 44,42,545, 48,20,512। राजस्व खाते पर आप देखेंगे तो 34,53,132 है, 35,02,136, 36,94,036, और 37,09,401, यानी 9,401। ब्याज भुगतान की बात करें तो 9,28,517, 10,79,971, 10,63,871, 11,62,940। पूंजी संपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान तो 3,06,264, 3,69,988, 3,03,787, 3,90,778। पूंजी खाते पर आप देखिए 7,40,025, 10,09,61, ये आप देखेंगे, और आप देखेंगे कि 9,48,506, और अभी आप देखिए 11,11,1100। ठीक है, राजस्व घाटा की बात करें तो आप देखिए इसमें राजस्व घाटा में एक तो आप देखते हैं राजस्व खाते पर, और उसके बाद एक राजस्व प्राप्तियां घटाई जाती हैं एक तरह से। तो राजस्व घाटा आप देखिए 10,69,926, 8,69,855, 7,65,624, 5,80,201। प्रभावी राजस्व घाटा तो इसमें आप देखते हैं कि राजस्व घाटे में से आप पूंजी संपत्तियों के सृजन की सहायता हेतु अनुदान दिया जाता है ना, उसे घटा देते हैं। ये 7,63,662, 4,99,867, 4,61,837, 1,89,423। राजकोषीय घाटा की बात करें तो इसमें से आप देखते हैं कि कुल व्यय माइनस, फिर आप देखते हैं कि आपका एक तो राजस्व प्राप्तियां हो जाती हैं, और इसमें आप देखते हैं कि फिर ऋण की वसूली, फिर आप देखेंगे कि एक आपका अन्य प्राप्तियां तो 17,37,755, 17,86,816, 16,53,670 और 16,13,312। प्राथमिक घाटा में आप देखते हैं कि आपका राजकोषीय घाटा में से आपका ब्याज भुगतान निकाल दिया जाता है। 8,09,238, 7,06,845, 5,89,799, 5 कितना 4,50,372। ये सभी राशि करोड़ रुपए में है, याद रखिए। फिर से बता देता हूं, ये 2022-23 के वास्तविक है,
और 2023-24 में ये अनुमान है, और इस संशोधित अनुमान ये आप देखें 2024-25 में बजट अनुमान लगाया गया है। चलिए ये याद रखिएगा, बजट है, बजट आप लोगों के लिए जरूरी रहता है, कहा भी जाता है, कहते भी हैं कि पढ़ लिया करिएगा अच्छे से। ये उम्मीदों से बेहतर बजट, केंद्रीय बजट 2024-25 में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई और जिसे जनता का भी साथ मिलता दिख रहा है। लोकल सर्विस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में 50% से ज्यादा भारतीयों ने इस बजट को उम्मीद से बेहतर बताया। पेश किए गए नवीनतम बजट पर जनता का मूड को जानने के लिए भारत के 227 जिलों में यह सर्वेक्षण किया गया था। 50% से ज्यादा ने बजट बताया उम्मीद से बेहतर। 5% ने कहा नवाचार को बढ़ावा देगा। 40% ने कहा कि कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देगा। 25% ने कहा नया इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगा। 5% ने कहा कृषि उत्पादकता बढ़ाएगा। 29% ने बजट को बताया उम्मीदों से कम और 33% ने कहा कि उम्मीदों पर खतरा उतरेगा। 9% ने कहा उम्मीदों से बेहतर। 9% ने उम्मीदों से बहुत बेहतर। और आप देखिए 20% ने कहा कि उम्मीदों से काफी नीचे। ये निर्मला सीतारमण की भाषण देख लीजिए, ये मिनट में है भाई। 2019-20 में 137 मिनट, 2020-21 में 162 मिनट सबसे ज्यादा, और 2021-22 में अंतरिम आप देखिए, फिर 2021-22 में आपका अंतरिम हो गया, फिर बजट पूरा 100 मिनट का रहा था। और 2023-24 में पेश किया गया बजट ये 90, और 2023-24 में आप देखते हैं ये 87, 2024-25 में 57, 2024-25 में ये 85। ये बजट अंतरिम बजट और पूर्ण बजट की बात हो रही है। 4.3% है भारत की सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी विश्व के कुल सर्विस सेक्टर में। ये भी याद रखिए, सर्विस सेक्टर के बारे में कहीं कुछ लिख रहे हैं या पूछ ले आपसे तो 4.3% है भारत के सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी विश्व के कुल सर्विस सेक्टर में। राज्यों को दी गई राशि देख लीजिए, ये लाख करोड़ में है। 2019-20 कितना, 2019-20 में 11.45 लाख करोड़, 2020-21 में 13.20 और 2021-22 में आप देखिए 17.06। और संशोधित हैं और अनुमान आप देखते हैं ये सब बजट। तो 2023-24 में आप देख सकते हैं, 2023-24 में आपका अंतरिम में ये 20.99, 2024-25 में आप देखते हैं 23.49। 13,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में 1 लाख से अधिक पेटेंट दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2024 में 5,978 पेटेंट दिए गए थे वित्त वर्ष 15 तक। लगातार बढ़ा है पूंजीगत खर्च। तो संशोधित अनुमान हो गए, ये अंतरिम अनुमान हो गए आपके। ये आप देखिए स्टार देख रहे हैं ना, संशोधित अनुमान, और ये आप देखिए डबल स्टार है अंतरिम अनुमान। वास्तविक अनुमान की बात हो रही है। ये आप देखिए एरो देख रहे हैं, बजट अनुमान है। पूंजीगत संपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान, पूंजीगत व्यय, प्रभावी पूंजीगत व्यय की बात हो रही है। लाख करोड़ में है ये आप देखेंगे। 2016-17 में आप देखिए पूंजीगत व्यय 2.8 और आप देखते हैं कि पूंजीगत संपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान 1.7 और प्रभावी पूंजीगत व्यय 4.5% और ये लाख करोड़ में है। ठीक है, 17-18 में आप देख लीजिए 2.6, 1.9, 4.5। 2018-19 में 3.1, 1.9 और 5%, कितना 5 लाख करोड़। ये आप देखिए 2019-20 में 3.4, 1.9, 5. 2021-20 में 4.1, 3, 2.3 में आप देखिए 5.2, 2.4, 8.4। ये 2023-22 में 7.1, 10. और 2023-24 में संशोधित अनुमान है ये 9.5, 3.1, 12.7। ये 23-24 में अंतरिम वास्तविक ये आप देखिए 9.5, आप देखिए 3.0, 12.5। 2024 में ये आप देखेंगे भाई कि आपका 11.1, 3.9, 5, 15 लाख करोड़ रुपए देख सकते हैं। ये आप देखिए सरकार की कमाई, सरकार तो सबसे पहले बजट का आकार 4 आप लोगों ने 48.21, ये सभी बजट। अब आप देखिए 16.13 लाख करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान लगाया गया वित्त वर्ष 2024-25 में। 5.8 लाख करोड़ राजस्व घाटा रहने का अनुमान है वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान। अब पूंजी प्राप्तियों की देख लीजिए,
ये आप देखिए 16.91। इसमें आप देखेंगे कि ADN, इसमें प्राप्तियों की बात हो रही, तो 11.63 बाजार से उधारी और छोटी बचत और ऋण प्राप्तियों से, इस तरह से 16.13 हो गया पूंजी प्राप्तियां। और ANDCR 0.78, यानी कि टोटल 16.91 हो गया। अब आप देखिए कुल टैक्स प्राप्तियां 25 कितना लाख करोड़। ये आप देखिए कहां कहां से आएगा इसमें। ये आप देखिए 12.47% राज्य के हिस्से का कर, 0.09 ATR फंड में हस्तांतरण, 10 आप देखते हैं कि 20 निगम कर, एक कुल टैक्स राजस्व है 38.40, ए आय पर कर 11.87, 3.9 केंद्रीय उत्पाद शुल्क, GST 10.62 और सीमा शुल्क 2.48, 0.05 ड्यूटी पर कर 0.9। ठीक है। एक गैर राजस्व कर, गैर कर राजस्व आप देखिए 5.46, इसमें आप देखिए ब्याज प्राप्तियां होगी 0.38, 2. वाहन एवं लाभ और 2.19 अन्न हो गए। ठीक है। अब ये तो आप देखते हैं कि अब खर्च की बात कर लेते हैं। ये पर खर्च 20.62, कितना 20.22 की बात हो रही है, कितना 20.22 की बात हो रही है। इसमें आप देखिए केंद्रीय योजनाओं पर 15.16, इसमें सामान्य सेवाएं पर 2.15 और आर्थिक सेवाओं पर 7.85, और फिर आप देखेंगे कि इसमें 0.56 सामाजिक सेवाओं पर और अन्न पर 0.32। ये सब्सिडी देख लीजिए 4.28, तो अन्न पर आप देखिए 0.47 और उर्वरक पर आप देखिए 1.64, खाद्य पर 2.05 पर 0.12, केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर 5.06। तो ये भी याद रखिएगा। अब आप देखेंगे हस्तांतरण प्रतिष्ठान एवं अन्य खर्च 27.99, इसमें राज्य 5.24, इसमें आप देखिए 1.32 वित्त आयोग को, और आप देखिए अन्य में आप देखिए अन्य हस्तांतरण 9.92। वित्त आयोग की बात करें तो आप देखिए अनुच्छेद 280 को पढ़ते हैं तो वित्त आयोग की स्थापना की बात की गई। प्रतिष्ठान खर्च तो 7.84, इसमें अन्न है 3.79, पेंशन पर 2.43, वेतन पर 1.62, अन्य केंद्रीय खर्च देख लीजिए 14 आप देखते हैं कि 91, इसमें ब्याज भुगतान 11.63 और स्वायत्त निकाय 1.24 और अन्य पर 2.04। अब आप देखिए आप ऋण लेंगे तो उस पर ब्याज तो भुगतान करना पड़ेगा ना, तो उसी की बात हो रही, कहां से आ रहा है कहां जा रहा है ये आप लोगों को मालूम चल गया। अब की बात रोजगार, 2 लाख करोड़ रुपए से 4.10 करोड़ नए रोजगार के अवसर बनेंगे। ग्रामीण विकास के लिए खोला खजाना, 2.66 लाख करोड़ का आवंटन। बिहार और आंध्र प्रदेश पर सरकार का विशेष ध्यान। 9 प्राथमिकताओं के स्तंभ पर बनेगा विकसित भारत। 7.75 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था, स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमाओं को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया। फैमिली पेंशन से जुड़े स्टैंडर्ड डिडक्शन को 25,000 रुपए किया गया है। मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट में विकसित भारत का रोडमैप जो बताया ना, 1200 अंक तक गिरा, सेंसेक्स फिर संभाला। चलिए अब देखिए बातें हो रही हैं। एक्स गूगल को बिरला की बेटी के खिलाफ पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। इनकी बेटी अधिकारी है ना। नीट दोबारा नहीं, फिर से जारी होंगे नतीजे। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा दोबारा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया। फिजिक्स के एक सवाल के सही विकल्प पर आईआईटी की रिपोर्ट स्वीकारी। एनटीए को आईआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक फिर रिजल्ट जारी करने को कहा गया। इससे नीट क्वालिफाई करने वाले करीब 13 लाख छात्रों को रैंक पर पड़ेगा असर। एक और बात बता दो, देखे कि नीट की बात करें तो मेडिकल के लिए जो प्रवेश परीक्षा है ना, 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। कुछ नहीं होने वाला है, रद्द तो नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में 45 नकल माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई। ये आप देखेंगे कि हर जगह आप देखेंगे, हर राज्य में पेपर लीक माफिया इस तरह के देखने को मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 8 राज्यों से लगती है, केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान
हैं लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ मिनिस्टर बगैर अनुमति का तृणमूल विधायकों की दिलाई में चल ही रहा है। बिक्री पर विभाजित फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों जीएम सरसों की व्यावसायिक बिक्री की अनुमति संबंधी मामले में जस्टिस बी नागरत्ना ने अनुमति के फैसला रखा। कनाडा में हिंदू मंदिर को फिर बनाया गया निशाना। पुंछ में आप देखिए एलओसी पर घुसपैठ का षड्यंत्र विफल, जवान बलिदान हमारा। मैंने कहा ना, कोई अगर ईमानदारी से हमारा कोई कर्तव्य निभाता है वो तो हमारे सैनिक हैं। रतन भंडार को लेजर स्क्रीनिंग पर निर्णय। एएसआई की रिपोर्ट के बाद उड़ीसा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम 2-4 दिनों में पूरी श्रीनगर मंदिर के रतन भंडार के अंदर निरीक्षण शुरू कर देगी। उसकी रिपोर्ट के बाद ही यह तय किया जा सकेगा कि रतन भंडार की लेजर स्क्रीनिंग होगी या नहीं। निरीक्षण से रतन भंडार की मौजूदा स्थिति स्पष्ट होगी। एएसआई की बात करें तो राष्ट्रीय किसकी बात हो रही है? सर्वेक्षण विभाग की बात कर रहा हूं ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। अमेरिका में कमला हैरिस इतिहास रचने को तैयार है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार बनने के लिए भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस समर्थन जुटाकर इतिहास रचने को तैयार हैं। पार्टी के 4000 प्रतिनिधियों में से 2538 ने समर्थन किया, जो उम्मीदवारों के लिए जरूरी 1946 प्रतिनिधियों के समर्थन से अधिक है। यह जानकारी समाचार एजेंसी एपी के सर्वे में सामने आई। अब पूजा के माता पिता की वैवाहिक स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। पारिवारिक आय सोने दिखाने को किया था माता विवाह के अलग होने का दावा। देख लीजिए, मैं कह रहा हूं ना कि आजकल आदमी बहुत चतुर हो गया और फायदे के लिए कुछ भी कर लेता है, अलग होने का दावा भी कर देते हैं। चुनाव में मुद्दा रही बेरोजगारी से निपटने का रोड मैप भी तैयार किया गया है। 24% प्रोत्साहन राशि पहले व दूसरे वर्ष में मिलेगी। 16% जो राशि तीसरे वर्ष में मिलेगी। 20 लाख युवाओं को कौशल विकास ITI का उन्नयन किया जाएगा। 3 तरह की प्रोत्साहन राशि की घोषणा PM रोजगार व कौशल प्रशिक्षण के पैकेज के तहत की जाएगी। प्रधानमंत्री रोजगार व कौशल प्रशिक्षण के 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। 1000 ITI का उन्नयन करने का लक्ष्य सरकार ने रखा। 4.1 करोड़ युवाओं को 5 सालों में रोजगार देने की व्यवस्था। 1 करोड़ युवाओं को 5000 रुपए का इंटर्नशिप भत्ता दिया जाएगा। ये आप देखिए 21 से 24 वर्ष के युवा प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। 50 या अधिक नौकरी सृजित करने पर पहले वेतन का एक भाग सरकार देगी। 63,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा 1 करोड़ युवाओं के इंटर्नशिप की सुविधा उपलब्ध कराने पर। 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर ITI उन्नयन किया जाएगा। 52,000 करोड़ रुपए का कुल खर्च नई नौकरियों को सृजित करने में आएगा। 12 माह में नौकरी से हटाने पर लौटानी होगी सहायता राशि। चलिए, 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा इंटर्नशिप, मिलेगा भत्ता। 530 कंपनियों में मिलेगी इंटर्नशिप। पढ़ाई पूरी करते ही युवाओं को इंटर्नशिप कराने की पहल। इंटर्नशिप के दौरान प्रत्येक को 6,000 रुपए मदद भी मिलेगी। अच्छी बात है। आईना देख कौशल विकास योजना को अब नया रूप। 20 लाख युवाओं को कौशल विकास का लक्ष्य 5 वर्ष के लिए रखा। PMKVY के चौथे चरण को अभी विराम। 4.4% युवा देश भर में औपचारिक रूप से प्रशिक्षण लेते हैं। 1396 ITI के उन्नयन के पिछले 2 वर्ष में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। अर्थव्यवस्था में नारी शक्ति की बढ़ेगी भागीदारी। महिला संचालित विकास को मिलेगा बढ़ावा। संपत्ति पंजीकरण में महिलाओं को खास राहत। कामकाजी महिलाओं छात्रावासों की होगी सुविधा। 25,449 करोड़ रुपए पिछले बजट में दिए गए थे और 26,092 करोड़ रुपए बजट इस बार रखा गया है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग को 1225 करोड़ रुपए मिले हैं। 315 करोड़ रुपए सहायता उपकरण खरीदने के लिए देने की घोषणा की गई है। और अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देने में बनेगा तंत्र। विज्ञान व औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लिए निर्धारित किए गए 6,266 करोड़ रुपए। 600 करोड़ रुपए वित्त मंत्री ने समुद्र मिशन के लिए आवंटित किए हैं। मुद्रा स्कीम में ऋण सीमा दुगनी की 10 से बढ़ाकर अब दिखे 20 लाख की गई। तरुण श्रेणी के उद्योगों पर सरकार ने दिखाई दी यादेली। पहले लिए ऋण को चुकाने में पर ही मिलेगा, ये अच्छी बात है। उच्च शिक्षा की पढ़ाई देश में करने पर 10 लाख रुपए तक का सस्ता लोन। दूसरी किसी स्कीम या फिर नीति से लाभान्वित नहीं होने वाले 1 लाख छात्रों को मिलेगा यह लाभ। विद्यार्थियों को वार्षिक ब्याज दर 3% की छूट के लिए ई-वाउचर मिलेगा। इस पहल के जरिए उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात की गति में तेज आएगी। 12 लाख विद्यार्थियों ने वर्ष 2023 में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए विदेशों का रुख किया।
50% GER वर्ष 2035 तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कृषि और इससे संबंधित उद्योगों की स्थिति। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है। यहाँ गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, मसाले और फसलों को एक विशाल श्रृंखला है जो बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। वित्त वर्ष बाजार का आकार अरब डॉलर में। ये 2018 में आप देखिए कितना, ये आप देखिए 283.68 और 2024 में 277.01। फसलवार संरचना करोड़ हेक्टर में। ये गेहूं आप देखिए 3.416। ये दाल भी देख लीजिए। चलिए, ये विश्व बाजार में भारत की स्थिति देख लीजिए। एक कृषि का बढ़ता निर्यात, तो 2020 में आप देखिए 35.09 निर्यात था। निर्यात का मतलब कुछ बेच रहे, आयात का मतलब कुछ खरीद रहे। और 2024 में आप देखें 48.9 अरब डॉलर में हुआ है। कृषि उत्पाद और समृद्ध क्षेत्र में विस्तार, निर्यात विस्तार, तो चावल 10.43 और अरब डॉलर में। समुद्री उत्पाद 7.37, मसाले 4.25, भैंस का मांस 3.74, चीनी 2.82, विविध संसाधित 1.65। ये लहलहाती फसलों की कृषि क्षेत्र को खाद पानी, ये 6 करोड़ किसानों उनकी जमीन के वितरण को किया जाएगा एकत्रित। और 50% अधिक है समर्थन मूल्य खेती की लागत से, जो सरकार ने 1 महीने पहले ही घोषित किया है। 5 राज्यों में जन समर्थित क्रेडिट कार्ड, 10,000 बायो इनपुट संसाधन हेतु स्थापित किए जाएंगे। कृषि की पुरानी योजनाओं को बरकरार रखते हुए कुछ नई सौगात की घोषणा। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। 25,000 करोड़ ज्यादा कृषि को पिछले साल के मुकाबला। और आप देखिए 400 जिलों की खरीफ की फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण। 50,000 करोड़ रुपए कृषि सुधारकों के लिए प्रस्तावित। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। यह बड़ा कदम माना जा रहा है। 225 लाख टन से बढ़कर 310 लाख टन हो गया यूरिया उत्पादन। 1.77 करोड़ किसान और 2.53 लाख व्यापारी राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल पंजीकृत। 167 मार्गों पर आप देखिए 2359 किसानों रेल सेवाएं संचालित। और 25,000 ग्रामीण बसावटों को पक्की सड़कें। 4 चरण में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का किया जाएगा विस्तार। 2 करोड़ और ग्रामीण आवास बनाने का लक्ष्य है। योजना के तहत 100 से अधिक आबादी वाली ग्रामीण बसावटों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण विकास के बजट में 12% की वृद्धि। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की सक्षम हो रहा है। ये आप देखते हैं कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन आजीविका के लिए आवंटन 15,047 करोड़ रुपए हैं, जो पिछले साल 14,129.17 लाख करोड़ के आवंटन से लगभग 6% अधिक है। सब्जियों के दाम पर नियंत्रण के लिए बनाई जाएगी क्लस्टर। और आप देखिए क्लस्टर ऐसी जगहों के नजदीक होंगे जहां बड़ी संख्या में उपभोक्ता है। टमाटर, प्याज जैसे जल्द खराब होने वाली सब्सिडी के संग्रहण भंडारण की व्यवस्था भी होगी। बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत का अब भी इंतजार। 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ टला। सर्वाइवल कैंसर के लिए टीकाकरण के बाद थमने से अधिकारी हैरान है। कृषि कल और आज और कल। ये आप देखिए भारत में कृषि का इतिहास बहुत पुराना है। यह लगभग 1100 वर्ष की अवधि में विकसित हुआ है। हमारी धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। हम सदैव किसान प्रधान या कृषि प्रधान देश रहे हैं। भारतवर्ष 1950 तक भुखमरी के दौर में था। 1950 से 1970 तक हमारे पास खाद्यान्न की कमी थी। 1970 से 2000 के बीच खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो गई और हमारे देश में आबादी की तुलना में पर्याप्त भोजन उपलब्ध था। वर्ष 2000 के बाद से खाद्य स्थिति में गए और आज भारत दूसरों को अनाज निर्यात पर वितरित करने की स्थिति में है। और निर्भरता में से आत्मनिर्भरता से उत्पादन वृद्धि। एक आंकलन के अनुसार वर्ष 2050 तक आप देखिए हमारी आबादी 160 करोड़ हो जाएगी। वर्तमान खाद्यान्न उत्पादन 314 है। हमें हर साल 4 गुना वृद्धि करनी होगी, तभी 2050 तक अपनी 400 मिलियन टन की आवश्यकता पूरी कर पाएंगे। मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ। उपलब्ध आंकड़े के अनुसार हमारे लगभग 26% बागवानी उत्पादों को फसल के बाद नुकसान का सामना करना पड़ता है। यदि हम उस प्रभावित रूप से 26% और बढ़ सकता है। पानी में आप देखते हैं कि 25% और उर्वरक के उपयोग में 20% कमी लाने का लक्ष्य। वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभरा है वैश्विक कृषि उत्पादन में भारत की। और 18% योगदान है कृषि उत्पादों का भारत की जीडीपी में।
भारत की कृषि उत्पादों का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। मध्य पूर्व व दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप प्रमुख देश हैं जहां उत्पाद निर्यात होता है। 50% रोजगार कृषि क्षेत्र से जुड़े कार्यबल को मिलता है। भारत में 4% उपलब्ध है। मीठे पानी का भारत में वैश्विक स्तर 23.58 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं किसानों को 19 दिसंबर 2023 तक। आदिवासियों के लिए जनजातीय उन्नयन, आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों को विकास के दायरे में लाना है मुख्य उद्देश्य। 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा। 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल किया जाएगा। बजट आवंटन में वृद्धि। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जनसंख्या के कल्याण के लिए आवंटन 2023-24 के 2,959.43 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2024-25 में 6,611.69 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के लिए वितरित सहायता 2023-24 में 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2024-25 में 1,000 करोड़ रुपए कर दी गई। और प्रधानमंत्री आदि स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास और रोजगार को बांटने के लिए अधिसूचित एसटी आबादी वाले राज्यों के अनुसार प्रदेशों को धन प्रदान किया गया। बजटीय प्रावधान से पूरी की बिहार और आंध्र प्रदेश की मांग। 30 लाख आबादी वाले 14 शहरों के विकास को लगेंगे पंख। तमाम शहरों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक फ्रेमवर्क भी बनाया गया। 3 करोड़ नए घर बनाने का ऐलान कर चुकी है नरेंद्र मोदी सरकार अपनी तीसरी पारी की लक्ष्य उनके आर्थिक और ट्रांजिट प्लानिंग के जरिए किया जाएगा पूरा। 169 शहरों में 10,000 PM ई बसें चलाने की योजना लाई गई थी पिछले वर्ष शहरी परिवहन के द्वारा। शहरों में आप देखिए आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपए की सहायता या ऐलान। पारदर्शी रेंटल हाउसिंग बाजार। शहरों में 100 साप्ताहिक बाजार की बात हो रही है। 100 शहरों में पेयजल स्वच्छता और सीवरेज ट्रीटमेंट की योजना और औपचारिक जल का सिंचाई के लिए किया जाएगा इस्तेमाल। आसपास के इलाकों में के टैंकों को भरने की होगा प्रयोग। इंफ्रा विकास में निरंतरता की जल 11.11 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय को GDP का 3.4%। सड़क परिवहन का आवंटन 8,000 करोड़ रुपए बढ़ा। रेलवे उड्डयन के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिले 2.19 लाख करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर को आवंटित किए गए अब देखिए 42,227.74 लाख करोड़ रुपए। देख लीजिएगा, ये आप देखिए, इसमें आप देखिए बजट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 5,985.82 करोड़ रुपए। चंडीगढ़ को आप देख लीजिए 5,862.62 करोड़ रुपए और लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपए। दादरा नगर हवेली को अंडमान द्वीप को 2,648.97 करोड़ रुपए। लक्षद्वीप को 1,490.10 करोड़ रुपए दिए गए। खुफिया ब्यूरो IB को आप देखिए 3,823.83 करोड़ रुपए। दिल्ली पुलिस को 11,180.33 करोड़। ये सब देख सकते हैं आप लोग। अर्धसैनिक बलों को बजट आवंटन। CRPF को आप देखिए 31,543.20 करोड़। ITBP को 8,634.21 करोड़। BSF को 25,472.44 करोड़। SSB को आप देखते हैं कि 8,881.81 करोड़। CISF को आप देखिए 14,331.89 करोड़। असम राइफल्स को 7,428.33 करोड़। जमीन से लेकर आसमान तक मजबूत होगा विकास का बुनियादी ढांचा। तो पिछले 10 वर्षों में देश का बुनियादी ढांचा इस कदर मजबूत हुआ कि विकास की गाड़ी इस सरपट पर दौड़ने लगी। सड़क के निर्माण को ही गति नहीं मिली, टोल प्लाजा पर लगने वाला समय भी कम हुआ है। तो ये आप देखिए सड़कों के निर्माण को गति मिली और टोल प्लाजा पर लगने वाला समय कम हुआ है। रेल में निवेश बढ़ा और हवाई यात्रियों की सुविधाओं में लगातार हो रही है इजाफा। ये आप देखिए ऊर्जा नवीकरणीय। मार्च 2024 के अंत तक 190.57 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 2014 से 2023 के बीच 8.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। नागरिक विमान, ये आप देखिए नागरिक उड्डयन बढ़ेगी सुविधाएं। 21 हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन बनाए जाएंगे इसी वर्ष में। 6 करोड़ 20 लाख यात्रियों के लिए वित्तीय वर्ष यात्री प्रबंधन क्षमता में वृद्धि। नागरिक विमान लंबी छलांग। तो लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय सीमेंट श्रेणी में देश की रैंक 2014 में 44 और मुकाबले सुधर कर 2023 में 22 हो गई। ऊर्जा बिजली, तो भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से 50% संचयी बिजली स्थापित। उजाला योजना के कारण वार्षिक बिलियन किलोवाट हुई और बिजली बिलों में आप देखिए 9,300
35 करोड़ की वार्षिक बचत हुई है। सड़क तेज होगी रफ्तार तो 3 गुना तक बढ़ गया राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण 2024 से 2024 के बीच। 16 गुना कम हो गया है टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय। 2014 से 24 के दौरान टोल डिजिटलीकरण से यह संभव हुआ है। और ये आप देखते हैं रेल परिवहन तो बढ़ रहा है, पूंजीगत व्यय 77% की वृद्धि वित्त वर्ष 2020 से 24 के बीच हुई। रेलवे पर पूंजी परिवर्तन दोहरीकरण में महत्वपूर्ण निवेश हुआ है। ये आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई और 84 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण हुआ पूरा। अमृत मिशन 83,327 करोड़ रुपए की लागत वाली 5,999 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। 51,434 करोड़ रुपए लागत वाली 5,304 परियोजनाएं पूरी हुई। मेट्रो आरटीएस 945 किलोमीटर लाइन पर सेवा चालू और 27 शहरों में 939 किलोमीटर लाइन निर्माणाधीन है। वित्त वर्ष 2024 में 86 किलोमीटर और चालू होगी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 63.07 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय इकाइयों का निर्माण 16 कितना 6 ये आप देखते हैं कि 37 लाख सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय। इस वर्ष आप देखते हैं कि जनगणना की संभावना नहीं, सिर्फ 13.9 करोड़ आवंटित हुए। देखिए जनगणना की बात करें तो हर 10 साल में होती, लेकिन अभी नहीं हुई, 21 में होना चाहिए थी। 1872 में पहली बार हुई थी। 1881 से नियमित जनगणना हुई थी। समय से 768 करोड़ रुपए आवंटित किए 578 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 2023-24 में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की संभावना है। जनगणना एनपीआर प्रक्रिया पर 1,754.23 करोड़ रुपए की लागत से 2021 की जनगणना कराने का निर्णय लिया कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में। निकायों के सुधरे बिना नहीं संवरेंगे। 50 करोड़ डिजिटल अर्बन मिशन के लिए विशेषज्ञों की राय। पहले निकायों को जवाबदेह बनाने की जरूरत है। शहरी विकास के लिए प्रमुख खर्च 8,000 करोड़ रुपए। अमृत योजना की 24 स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 1,300 करोड़ रुपए। पीएम ई बस के लिए 5,000 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन के लिए और 30,170 करोड़ रुपए। पीएम आवास योजना के लिए 24,931 करोड़। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 100 समृद्ध शहरों में प्लग एंड प्ले सुविधा वाले औद्योगिक पार्क। 2023-24 में रक्षा बजट 2.03 लाख करोड़ था, जो अब 6.22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा, यानी 3 गुना बढ़ गया। ऐसे पार्कों में होगी किसी वस्तु के उत्पादन से जुड़ी सभी सुविधाएं। 100 पार्क से होगा 100 प्रकार की वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन। 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की भी घोषणा की गई नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। अंतिम मील कनेक्टिविटी की सीमा सड़क संगठन को 6500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 3.8% रहा भारत का उद्योग उत्पादन दिसंबर 2023 में। 3.9% रहा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का देश में उत्पादन दिसंबर 2023 में। 5.2% ग्रोथ अप्रैल अब दिसंबर 2022 में। 6.1% रही देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ अप्रैल दिसंबर 2023 में। एक विकास से मिली उद्योगों के उत्पाद को रफ्तार, उद्योगों की रही रफ्तार देश में हो रहे विकास का आईना कही जा सकती है, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हो, कोयला उत्पादन की हर मोर्चे पर बाजी मारी है। चलिए ये भी देख लीजिएगा थोड़े आंकड़े आप लोग। घरेलू खपत के रूप में कोयला उत्पादन में सुधार, ये सुधार प्रतिशत में है। 2014-15 में 76 और 2023-24 में 80.8। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और निर्यात में वृद्धि तो 2022-23 में आप देखते हैं कि निर्यात 62.5 और प्रतिशत, और आप देखिए उत्पादन, और 2023 में निर्यात 28.7, और आप देखते हैं उत्पादन की बात करें तो 42.9, और 2021-22 में 15.6 आप देखते हैं कि ठीक है। मैं ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी 2023-24 में, कार में 7.1, मालवाहक में 16, दोपहिया में आप देखिए 10.3 वृद्धि प्रतिशत में है। ये आप देख लीजिए विश्व की फार्मेसी 2019-20 और 2021 दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान एवं विकास पर खर्च बिक्री कारोबार का 5%। भारत का दवा बाजार मात्रा के हिसाब से दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बाजार। 20 वैश्विक जेनेरिक कंपनियों में से 8 भारत में स्थित हैं। सभी जिलों में 12,500 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सरकार का 100 ऐलान है जो पेशेवरों, सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा के फायदे देता है। 1.28 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, 8.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रोजगार सृजन, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 10.8%।
10.8 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन बिक्री। फलते फूलते स्टार्टअप और नवोन्मेष सिस्टम। 2023-24 के अंत तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में अधिक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप अप होंगे। स्वीकृत पेटेंटों की संख्या वित्त वर्ष 2014-15 में 5,978 में 17 गुना बढ़कर आप देखिए 2023-24 में 1,03,057 हो गई है। देख रहे हो किस तरह से बढ़ोतरी देखी जा रही है। रक्षा क्षेत्र का आवंटन बढ़ाया गया, बजट भाषण में जिक्र नहीं, या बढ़ाया पर बजट भाषण में जिक्र नहीं है। 6.22 लाख करोड़ रुपए रक्षा बजट, देश के कुल बजट का 12.9%। 1.72 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च, वेतन में 30 तो पेंशन पर 22%। दुर्लभ खनिजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए को मिलने, आप देखते हैं कि मिशन लॉन्च करेगी सरकार। ऊर्जा सुरक्षा, आत्मनिर्भरता पर जोर, पारंपरिक ऊर्जा की जगह अपारंपरिक ऊर्जा अपनाने पर आएगी बेहद नीति। देश में लगेंगे मॉड्यूलर व छोटे घरेलू परमाणु ऊर्जा संयंत्र। पंप्ड स्टोरेज विद्युत परियोजनाओं पर बनाई जाएगी नई नीति। ई कोटा परियोजनाओं को 1500 करोड़। अदालती रिकॉर्ड एवं पुराने लंबित दोनों तरह के मामलों का होगा डिजिटलीकरण। कर विवाद कम करने पर जोर। ई कॉमर्स के जरिए निर्यात बढ़ाने के लिए बनाए जाएंगे हब। MSME को आसान कर्ज सुविधा, गुणवत्ता बढ़ाने की मदद, आपको बता ना। सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड बनाया जाएगा जिसमें 100 करोड़ रुपए तक की लोन की गारंटी होगी। 40% से अधिक योगदान देता है MSME देश की GDP में, निर्यात में। निर्यात प्रोत्साहन के लिए ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाने की घोषणा की बात हो रही है। ये आप देखिए राजकोषीय घाटा 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। 2020-24-25 के लिए फरवरी में पेश अंतरिम बजट में अनुमान 5.1% था। अमृतसर कोलकाता गलियारे से उद्योग जगत में आई क्रांति। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्री कॉरिडोर गया जिले के धोबी खंड से होकर गुजरेगा। इसके लिए डिजिटल मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर खरांटी पंचायत में 10 मौजों की 1650 एकड़ जमीन पर अधिग्रहण किया जा रहा है। और इनमें आप देखिए कितना 1113.92 एकड़ जमीन में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। लक्ष्य लगभग 1000 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का है। चलिए अच्छी बात है। एक्सरे मशीन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली एक्सरे ट्यूब हो गया, फ्लैट पैनल डिटेक्टर पर आज शुल्क 5%। मजबूत हुआ सरकार का खजाना, काबू में रहेगा। निवेश से 50,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। फिर से राजकोषीय संतुलन पर आगे बढ़ी सरकार। ये 4.9% रहेगा। राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2024-25 में 32.07 लाख करोड़ रुपए सरकार की कुल प्राप्तियां। और आप देखिए 50,000 करोड़ रुपए चालू वित्त वर्ष में पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान है। 2.10 लाख करोड़ रुपए पिछले दिनों RBI ने केंद्र सरकार को हस्तांतरित किए थे। RBI इनकी रिजर्व बैंक की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 11.63 लाख करोड़ रुपए बाजार से उधारी के जरिए जुटाने की सरकार की योजना है। 4.13 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी पिछले वित्त वर्ष में दी गई। और 5.1% राजकोषीय घाटे को रखने की बात अंतरिम बजट में मंत्री ने कही थी। 7 के बिल में कटौती करने का प्रस्ताव। 4.5% से अगले वर्ष घाटे को नीचे लाने का वित्त मंत्री ने रखा लक्ष्य। 48.21 लाख करोड़ रुपए का कुल व्यय रहा सरकार का। और या बैंकों के कर्ज वितरण में दोहरे अंक में वृद्धि। 2023-24 में बैंकों ने पिछले 2 वर्ष वित्तीय वर्ष में अपेक्षा अधिक लोन बांटा। इससे पूंजीगत में वृद्धि हुई। इसके अलावा इस साल शेयर बाजार में भी काफी उछाल देखा गया। निफ्टी 50 इंडेक्स भी बढ़ा। चलिए 118.9 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बांटा बैंकों ने 2021-22 में। तो 136.8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज वितरण रहा बैंकों की ओर से 2022-23 में। 164.3 लाख करोड़ रुपए का लोन बजट बांटा गया बैंकों ने 2023-24 में। 15% की वृद्धि 2020-21 में के मुकाबले। चलिए ये भी देख 10.9 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का निर्माण किया गया प्राथमिक बाजारों में। IPO 2023-24 में 9.3 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का निर्माण हुआ 2022-23 में प्राथमिक बाजारों के जरिए। 53.4 लाख करोड़ रुपए हुआ म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 2023-24 के अंत में। 26.8% की वृद्धि रही निफ्टी में 50 इंडेक्स में बीते वर्ष दौरान 2022-23 के दौरान 8.
ये सोने चांदी की पट्टियों पर कुल सीमा शुल्क 6% किया गया। प्लेटिनम, पैलेडियम जैसी धातुओं की आयात पर शुल्क 6.4%। सोना चांदी की डोर या धागों की आयात पर 5.35%। 3350 रुपये घटा सोने का मूल्य, 73,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचा। BSNL की बदलेगी सूरत टेलीकॉम सेक्टर को 1.28 लाख करोड़ रुपए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोत्साहन को कई वस्तुओं के आयात शुल्क में कटौती। कैंसर की 3 दवा, मोबाइल फोन और चार्जर, ये सब आप देखिए। शेयर बाजार से कमाई पर देना होगा ज्यादा टैक्स, 15,000 करोड़ सरकार को सालाना मिलने की उम्मीद है। कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव से शॉर्ट टर्म पर होने वाली कैपिटल गेन पर अब 15 की जगह 20% लगेगा। स्टार्टअप इनोवेशन के प्रोत्साहन के लिए एंजल टैक्स का समाप्त करने की बात हुई है। सरकार ने बजट में एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया है, इससे स्टार्टअप की बड़ी राहत मिली। ये आप देखिए, मान लीजिए किसी स्टार्टअप की फेयर वैल्यू 1 करोड़ रुपए है तो वह 1.5 करोड़ रुपए का एंजल निवेशकों से जुटाता था, 50 लाख रुपए तक एंजल टैक्स लगेगा। 2012 में टैक्स लगाते समय सरकार को यह सोच थी कि बाहरी निवेश की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है। उसी को लेकर F&O लेनदेन पर टैक्स बढ़ाने से 1200 अंक तक गिरा सेंसेक्स। विवाद से विश्वास स्कीम 2024 लॉन्च। इनकम टैक्स से जुड़े विवादों को खत्म करने के लिए सरकार ने फिर से विवाद से विश्वास स्कीम 2024 लॉन्च करने की घोषणा की है। 4 साल पहले भी विवाद से आप देखिए विश्वास स्कीम लाई गई थी। वित्त मंत्री ने कहा प्रत्यक्ष कर, उत्पाद कर व सर्विस सेक्टर टैक्स संबंधी 60 लाख रुपए तक के विवाद पर टैक्स ट्रिब्यूनल में 2 करोड़ के विवाद के लिए हाई कोर्ट में 5 करोड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। बजट में टैक्स संबंधी प्रावधान को और सरल बनाने का भी ऐलान किया गया। इसके तहत पुराने रिटर्न का फिर से मूल्यांकन हो सकेगा। हालांकि सिर्फ 50 लाख तक, इससे अधिक राशि कर मामले में ही 3 साल से अधिक पुराने मामले का फिर से मूल्यांकन होगा। पेट्रोलियम कंपनियों में 30,000 करोड़ की पूंजी डालने की योजना रद्द। 2023-24 में पेट्रोलियम कंपनियों को हुए रिकॉर्ड मुनाफे के बाद सरकार ने लिया फैसला। 5,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा था रणनीतिक भूमिगत भंडारण को भरने के लिए। अगले दौर में सुधारों में राज्यों की होगी बड़ी भूमिका। आर्थिक नीति के फ्रेमवर्क बनेगा, तय किए जाएंगे आगामी सुधारों के नए लक्ष्य। 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा केंद्र की ओर से सुधार करने वाले राज्यों को। 40 से 35% की गई विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर में बजट, और कंपनियों को विदेश में रुपए में निवेश के लिए मिलेगा प्रोत्साहन। सुधारों को लेकर पहले ही घोषणाओं पर चुप्पी, स्वयं सहायता पर भी स्थिति साफ नहीं है। आप देखिए 1.5 लाख करोड़ राजस्व मिलेगा केंद्र सरकार को कंपनियों से लाभांश के तौर पर 2023-24 में मिला है। 2023 में से अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का इस्तेमाल शुरू। 2023-24 में भारत में कुल 44.42 अरब डॉलर का FDI आया। 15वां स्थान है देश का दुनिया में विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले देशों में। 50,000 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखा चालू वित्त वर्ष के लिए विनिवेश सरकार ने। चलिए, भूटान के विकास पर अधिक खर्च। मालदीव के लिए आवंटन में कमी। 22,154 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किया गया विदेश मंत्रालय को। वित्तीय सुधार पर आएगा नया एजेंडा। 5 वर्षों की तय होगी कार्यनीति। ऋण वसूली प्राधिकरण को मजबूत बनाया जाएगा। 1,000 कंपनियों का समाधान किया गया अब तक दिवालिया कानून के माध्यम से। जलवायु वित्त के लिए टैक्सोनॉमी विकसित की जाएगी। वित्तीय क्षेत्र में सुधार के साथ ही सरकार ने ग्रीन टेक्नोलॉजी के जरूरी वित्तीय सुविधाएं जुटाने के लिए भी कुछ अहम घोषणाएं की हैं। जलवायु वित्त के लिए टैक्सोनॉमी क्षेत्रों को वर्गीकृत करने की प्रणाली विकसित की जाएगी। कौशल विकास व रोजगार को एक ही सूत्र में प्रयोग। 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लक्ष्य में विशेषज्ञों ने बताया सराहनीय। शिक्षा रोजगार संबंधी बजट को विशेषज्ञों ने सराहा। कुशल कर्मियों की होगी पूर्ति। योजनाओं से नियोक्ता व कर्मचारी दोनों को लाभ देने का काम देखेंगे अच्छे परिणाम। सरकार का संकेत बहाल नहीं होगा पुरानी पेंशन। 2040 के बाद देश में बुजुर्गों की संख्या धीरे धीरे होगा इजाफा। नई पेंशन स्कीम में कुछ बदलाव करने की तैयारी हो रही। बच्चों के लिए अभिभावक खोल सकेंगे पेंशन खाता, होगा लाभ। नियोक्ताओं के NPS में योगदान कर कटौती 14%। 11,500 करोड़ में से बदली कोसी सीमांचल की ये तस्वीर। आम बजट में ये बहुप्रतीक्षित कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना की बात हो रही है। शुरू होगा ही, साथ ही 20 से अधिक योजनाओं को भी इसमें मूर्त रूप मिलेगा। इसमें आप देखते हैं कि
कोसी मैची अंतर्राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना से, जहां एक अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा भी होगी। और वहीं बाढ़ बरसात के समय कोसी के अतिरिक्त जल को मैची नदी के जरिए महानंदा में भेजकर जल प्रबंधन भी किया जाएगा। और देखिए, मैची महानंदा की एक सहायक नदी है। नदी जोड़ी परियोजना के तहत पूर्वी तटबंध से 76.20 लाख किलोमीटर नहर बनाकर उसे मैची नदी से जोड़ा जाएगा, ताकि कोसी के पानी को मैची के जरिए महानंदा में भेजा जाए। अच्छी बात है। और इसमें आप देखते हैं कि विकास कर सिंचाई सुविधाओं के विकास विस्तार दिया जा सके। इसके तहत अररिया करीब 69,000 हेक्टेयर, किशनगंज 39,000 हेक्टेयर, पूर्णिया को 69,000 हेक्टेयर, कटिहार को 35,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकेगा। बताते चलें कि कोसी मैची नदी जोड़ी परियोजना 49 साल पहले बनाई गई थी। कतिपय कारणों से यह मूर्त रूप नहीं ले सकी। 2022 में इस योजना को स्वीकृति मिली। इस परियोजना में 1397 हेक्टेयर भूमि का आवश्यकता है, जिसके अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। भारत को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से प्रतिष्ठित करने का प्रयास 2479.62 करोड़ किया गया। पर्यटन मंत्रालय का बजट बढ़ाकर विष्णुपद बौद्ध गया मंदिरों का कॉरिडोर बनाने का प्रयास या 1692.10 करोड़ रुपए था पिछले वित्त वर्ष में पर्यटन मंत्रालय के बजट। अब बजट से क्रूज पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। क्रूज संचालन करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए सरकार सरल कर व्यवस्था प्रस्ताव। बिहार उड़ीसा के पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा पर दिया गया ज्यादा ध्यान। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी देता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बाहर का एक्सप्रेसवे 21,400 करोड़ की लागत से विद्युत परियोजनाओं शुरू की जाएंगी बिहार में। आम बजट में दिखा दिल्ली पटना में डबल इंजन सरकार का फायदा। राज्यों में उद्योग धंधे के साथ आधारभूत संरचना का अभाव। 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात केंद्र सरकार ने दी बिहार को। चलिए, ये आप देखिए 3,922.51 करोड़ रुपए लद्दाख को अन्य केंद्रीय क्षेत्र में। 5 राज्यों बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को शामिल कर पूर्वोदय योजना। 15,000 करोड़ रुपए का विकास पैकेज जो आंध्र प्रदेश को बताया। 63,000 गांव देश भर के शामिल होंगे जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में। 13,000 करोड़ आवंटित किए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए। 5,958 करोड़ रुपए आवंटित किए गए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए। और 2400 मेगावाट की नए संयंत्र की स्थापना की जाएगी भागलपुर पीरपैंती में। चलिए, अच्छी बात है। लद्दाख के लिए बजट आवंटन 32% हुई वृद्धि। ये पूर्वोदय विकास के उजियारों में राजनीतिक जमीन पर भी नजर होगी। चलिए, पूर्वी राज्यों के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नाम से योजना शुरू करेगी सरकार। बिहार, झारखंड जो आपको बताया ना, इसमें आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा, बंगाल शामिल कर दिया। अहम संदेश है। आदिवासी वर्ग को लेकर भी बजट में दिखी चिंता। ये बजट घोषणाओं ने विपक्ष को नहीं दिया विघ्न डालने का मौका। और 85 मिनट की सीतारमण के बजट भाषण में चंद तंज तीरों टोका टोकी की सीमा में ही रहा पक्ष विपक्ष संवाद। ये आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। 2.68 लाख करोड़ रुपए आवंटित रेलवे को रास्ते में से 55% सुरक्षा कार्य पर खर्च होगी। इसमें उत्तर रेल में चल रही और प्रस्तावित योजनाओं के काम को आगे बढ़ाने में मदद। दिल्ली को 1168 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है केंद्रीय सहायता के रूप में 951 करोड़ और पूंजीगत मद में आप देखें 200 करोड़। 4 चिकित्सा संसाधनों को भारी राशि का प्रावधान भी इसमें। चलिए, बाकी हो रही बातें। एमएसएमई की मजबूती से सुदृढ़ होगी राजधानी की अर्थव्यवस्था। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अधिकार पर केंद्र सरकार का जो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार करीब 100 करोड़ रुपए अधिक आवंटित किए गए। सीपी और CAQM के बजट आवंटन में देखी गई वृद्धि। सिर्फ 2 बच्चों पर मातृत्व अवकाश नियम की समीक्षा करे सरकार, हाईकोर्ट कह रहा है। लोकसभा अध्यक्ष की बेटी के खिलाफ पोस्ट हटाए एक्स व गूगल, हाईकोर्ट कह रहा है। असाधारण परिस्थितियों में ही जमानत आदेशों पर रोक लगाए अदालतें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। INS ब्रह्मपुत्र दुर्घटना की जांच करेगी नौसेना की रियल एडमिरल।
ये सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंज में खनन पट्टों पर अंतरिम मंजूरी रोकी। ये जामताड़ा के जिन साइबर ठगों पर बनी वेब सीरीज उन्हें 5-5 साल की सजा हुई है। विकलांग सास ससुर पर मारपीट के आरोप लगाने वाली बहू पर 1 लाख का जुर्माना। हाईकोर्ट ने बहू की ओर दर्ज कराई एफआईआर को किया रद्द। टिप्पणी एफआईआर कानून की उचित प्रक्रिया का था दुरुपयोग। इस तरह के मामले भी खूब आते रहते हैं आजकल, आप देखेंगे। बिहार में जाति जो सर्वे पर सितंबर में होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है। 11 साल की बच्ची से लेकर 61 साल की बुजुर्ग तक पेरिस में दिखाएंगे दम। देखते हैं बाकी क्या होता है। चीन की झेंग सबसे युवा है 11 साल की, ठीक है। और कनाडा की घुड़सवार सबसे उम्र है 61 वर्ष की। कौन क्या जीतता है देखेंगे क्या होता है। सात्विक चिराग स्वर्ण के प्रबल दावेदार। ओलंपिक में रजत कांस्य जीत चुकी सिंधु की नजर पदक पर है। खेलो इंडिया को 900 करोड़ रुपए आम बजट में। भारतीय बेटियां सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्रिकेट की बात हो रही है। इस दावा नल रोकने की अगली सीजन से पहले सब कुछ ठीक करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उत्तराखंड के अफसरों को दिए निर्देश। पीठ ने कहा अधिकांश आगमनों निर्मित कारणों से है। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट मिल जाते। पहली बार आयन मंडल से परे प्रसारित हुई मानव ध्वनि 1954 में आज ही अमेरिका में नेवल रिसर्च लेबोरेटरी में इंजीनियर जेम्स ट्रेक्सलर ने स्टंप नेक रेडियो एंटीना सुविधा में एक माइक्रोफोन में बात की थी और 2.5 सेकंड बाद उनकी आवाज आयन मंडल से परे प्रसारित होकर 5 लाख मील की यात्रा करते हुए चंद्रमा से परावर्तित होने के बाद पृथ्वी पर लौटी थी। देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी एस विजयलक्ष्मी। सन 2000 में आज ही के दिन विजयलक्ष्मी शतरंज में ग्रैंड मास्टर की खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। उन्होंने वेप्रो इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस चैंपियनशिप के नौवे राउंड में भी आप देखिए हरिकृष्ण से मैच ड्रा कर यह खिताब हासिल किया था। इंटरनेशनल मास्टर का खिताब भी उनके पास है। फिल्मों से देशभक्ति का भाव जगाने वाले मनोज कुमार। अभिनेता मनोज कुमार का जन्म आप देखिए 1937 में आज ही के दिन अविभाजित भारत के एबटाबाद अब पाकिस्तान में हुआ था। 1957 में आप देखिए फैशन फिल्म से अभिनय की शुरुआत की। 1961 में कांच की गुड़िया फिल्म ने पहचान दिलाई। 1967 में उपकार फिल्म से निर्देशन में कदम रखा। इसी फिल्म के बाद उन्हें भारत कुमार का नाम मिला। बेईमानी, रोटी कपड़ा मकान, क्रांति पूरा को पश्चिम जैसी कई सफल फिल्मों की 1992 में पद्मश्री, 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए। मस्तिष्क में विसंगतियां करती हैं खतरे की भविष्यवाणी। शोधकर्ताओं की एक टीम ने 20 वर्षों में तक 5 से 34 वर्ष की आयु के 300 रोगियों का अनुसरण किया है। मस्तिष्क के 3 क्षेत्रों में लगातार पाई गई विसंगतियां। लेवेंडर के फूलों की बहार। चीन के आंतरिक मंगोलिया क्षेत्र में स्थित टोंगलियाओ के विशाल खेतों में इन दिनों लेवेंडर फूलों की बहार आई हुई है। लेवेंडर के फूल की सुगंध के साथ इनकी सुंदरता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कर्ण से कीट होगा बोल्ड, शिवांगी बनेगी जलपहरी। गेहूं की DVW 377 कर्ण शिवांगी और DVW 359 कर्ण बोल्ड प्रजाति जारी। 3 सिंचाई की पड़ेगी जरूरत। मध्य और दक्षिण भारत के लिए अनुकूल है। चलिए, दुर्लभ जीन का म्यूटेशन बनता है मृगी का कारण। ऑस्ट्रेलिया के फ्लोरी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस एंड मेंटल हेल्थ में किया गया अध्ययन। निर्बाध सोडियम आयन प्रवाह मस्तिष्क की न्यूरोनल संकेतों को बंद करने की क्षमता को बाधित करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका में कमला अब देखिए क्या होती है, राष्ट्रपति उम्मीदवार बनती हैं या नहीं। अमेरिका में सीक्रेट सर्विस की प्रमुख का इस्तीफा है। एस जयशंकर क्वाड की बैठक में भाग लेने के लिए जाएंगे टोक्यो। देखिए, क्वाड में आप सभी को मालूम होना चाहिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का समूह है। बीजिंग में हमास फतह समेत 14 फलस्तीनी समूहों में समझौता हुआ है। इस जान माल की सुरक्षा के लिए तैनात की गई सेना। शेख हसीना कह रही बांग्लादेश में जो आंदोलन हो रहा था। चलिए, और पाकिस्तान में ईसाइयों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष की गई। देखिए, बांग्लादेश से है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है।
इस तरह से आप देखिए बजट के पार्ट की कहानी खत्म होती है, न्यूज सेक्शन की भी कहानी खत्म होती है। अब आपका एडिटोरियल बचता है, तो और भी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल रहते हैं, तो उन्हें मिलाकर एक क्लास आपकी अलग आती है, तो उसे भी आप लोग देखिए। आपका मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं, दुआ है आप लोगों के लिए, और आप लोग मेहनत करिए ईमानदारी से। धन्यवाद।